जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो बाकी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यानी कि ये प्रकार से PYQ का सेशन भी है। ठीक है, तो बाबू ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं, पहले मैं आपको PYQs करा रहा हूं। आप लोग अभी तक जितना भी मेरा वीडियो देखे होंगे, मैंने ये बेसिकली इस वीडियो को मिला दो तो फिजिक्स का मैंने 5 वीडियो डाल दिया है, यानी कि इससे पहले 4 वीडियो आया हुआ है, ये 5वां नंबर का वीडियो देखें तो देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का 7 वीडियो शायद मैंने डाल दिया, 6-7 वीडियो मैंने डाल दिया है, 7 वीडियो तो हो गया हुआ हमको लग रहा है। हाँ, तो ये सभी देख लीजिए अगर नहीं देखें तो। बाकी इन सभी वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर, आप लोग प्रथम एकेडमी के चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट का सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ घुस जाइएगा, सारा वीडियो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। जितना भी तरह का वीडियो मैंने लिया हुआ है झारखंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड का, जितना भी तरह का क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वगैरह वगैरह सब कुछ, जितना और आगे चल के जितना वीडियो होगा सारा उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और बाकी उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट को सेव करके रख सकते हो। यूट्यूब में सेव करके रखोगे तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाकी अगर चैनल का, अगर आप लोगों ने बेल का आइकन ऑन रखा है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल का आइकन ऑन रखा होगा तब आपके पास तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन पहुंच ही जाता होगा, और नहीं किए हो तो कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। ये प्रश्न मैंने आपको बहुत बार कराया है, मैंने कई बार इसका आंसर भी आपको दिया हुआ है, बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग हर साल ही आता है। ठीक है, दर्पण लेंस से रिलेटेड 1 2 3 4 प्रश्न तक हर साल ही रहता है। ठीक है, चलो तो याद रखना। अच्छा चलो इसको मैं होमवर्क देता हूं। ठीक है, ये 101 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो आपको ये भी बता देता हूँ कि ए और बी में से ही कोई एक होगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 102 नंबर का, कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। ये प्रश्न भी मैंने आपको कराया हुआ है पहले, तो आपको पता है कि उसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि एक दर्पण मैंने ले लिया, चलो मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया, इसका यहाँ पे ध्रुव है। ठीक, और यहाँ पे मान लो वक्रता केंद्र है, तो इस वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो गुजरेगी ये वाला रेखा, इसको क्या ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखा होता है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बबुआ जी, लिया कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डैश से होकर गुजरेगी। अब देखो ये क्वेश्चन में आपका यहाँ पे अवतल दर्पण बोला है, चाहे अवतल दर्पण बोलता, चाहे आपका अवतल लेंस बोलता, या फिर आपका उत्तल दर्पण बोलता या उत्तल लेंस बोलता है, इस क्वेश्चन का सीधा सीधी जवाब होता आपका मुख्य फोकस। ठीक है, क्योंकि याद रखना, चाहे वो आपका अवतल उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, जब भी आपका मुख्य अक्ष के समांतर या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, वो हमेशा अगर दर्पण है तो वहां पे परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद उस दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। और अगर मान लो कि लेंस है तो वहां पे अपवर्तन होगा, तब उस केस में भी अपवर्तन के बाद उस लेंस के मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, फोकल जो होगा उससे होके गुजरेगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस जो भी है आपका ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार आपको यहाँ पे पूछा है, तो याद रखना ये बेसिकली इस प्रकार से उत्तल दर्पण होता है। इस प्रकार जब अनंत से प्रकाश किरण आती है तो इस प्रकार से दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, अभी मैंने आपको बताया फोकस पर बनेगा, और साथ ही साथ ये बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, तो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो दर्पण है वो किस प्रकार का आपको बताना है। तो बोलोगे सर आपने तो बताया था कि ये एक अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन में तो कहीं है नहीं। तो बाबू यही सब क्वेश्चन आपको उन बच्चों से आगे लेकर चला जाएगा जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, या फिर यूं बोल लो कि जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना नतोदर को ही हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं, तो यहाँ पे नतोदर करेक्ट हो जाएगा। दिए गए मध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया
के का जो अनुपात होता है ये स्थिर होता है। यह सिद्धांत किसका है? तो सबको पता होगा कि ये सिद्धांत होता है वो स्नेल का सिद्धांत या फिर स्नेल का नियम है। इसमें क्या होता है कि जो साइन आई होता है वो साइन आर के बराबर होता है, ठीक है, आपको पता होगा। और ये कांस्टेंट होता है एक, तो इसी को स्नेल का नियम बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबको पता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, शायद 1 कुछ है, 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोलाकार लेंस की वक्रताकार रूप रेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। इसी को तो हम लोग द्वारक बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, इसको अपर्चर, कभी कभी छिद्र छेद भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दिख रहा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, छिद्र। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत में होती है, याद रखना मेरी बात, ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस कर्व नहीं होता, ये एकदम सीधा सीधी होता है, ठीक है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति की SI इकाई है, तो लेंस की शक्ति कैसा है? मतलब डायोप्टर होता है। कई बार मैंने ये प्रश्न कराया हुआ है। डायोप्टर का अगर मैं बोलूँ इसको D से दिखाया जाता है, डायोप्टर ही मीटर इनवर्स के बराबर होता है, ये सब मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। आँख की अक्षिप्त जिसको हम लोग नेत्र पटल है, तो आँख की जो नेत्र पटल ये क्या बेसिकली प्रकाश का एक संवेदन पटल इसको हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, आँख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकता है, इसे कहते हैं। यानी कि देखो, अगर मान लो कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, कहीं भी खड़ा हूँ, चलो आप लोग एज्यूम कर लो कि मैं आपके बगल में खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको देखा, अब अचानक आपकी मम्मी थोड़ा दूर में खड़ी है और हमको बुला रही है, ठीक है, ठीक है, कि सर जी आ लीजिए, थोड़ा चाय वाय पी लीजिए, ठीक है, सपोज ले, ठीक है, क्या जाता है सोचने में। तो मैं अचानक आपके मम्मी को देखूंगा, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके मम्मी को देखने में मुझे समय लगेगा क्या? कि ऐसा हो कि अब मैंने आंख घुमाया है, धीरे धीरे जैसे टीवी में होता है, धीरे धीरे आंख का धुंधलापन हटेगा, आपका मम्मी का चेहरा धीरे धीरे नजर आएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं ना, अचानक मम्मी जी को देखेंगे तो मम्मी जी का चेहरा आएगा, फिर घुमाकर आपको देखेंगे तो फिर तुरंत आपका चेहरा नजर आएगा, फिर मम्मी को अगर देखे तो मम्मी का चेहरा नजर आएगा, मम्मी बोली कि देखिए ना बड़ा बदमाशी कर रहा है, तो फिर आपको अगर मैंने देखा तो फिर आप तुरंत नजर आओगे। तो आप लोग दोनों अलग अलग दूर पर हो, लेकिन मैं अचानक अचानक सारा चीज देख पा रहा हूं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा आंख में जो फोकस है वो शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो शिफ्टिंग होता है इसी को समंजन क्षमता बोलते हैं, या फिर बेसिकली सुविधा भी बोल दिया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी प्रक्रिया के कारण होता है? तो जो आंख का लेंस जो होता है ये बेसिकली सिकुड़ना या जो भी मोटा पतला होता है ये बेसिकली सिलियरी मसल्स के कारण होता है। इसी को हिंदी में पक्षमाभी पेशियां बोलते हैं। पक्षमाभी पेशिया का जो इंग्लिश होता है वो सिलियरी मसल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो इंग्लिश और हिंदी तो मिलाकर लिख दिया गया है, पक्षमाभी का सिलियरी लिख दिया गया है और मांसपेशी का मांसपेशी लिखा दिया, तो इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों में ध्यान दीजिएगा। उम्र बढ़ने के साथ आंख के सुविधा, हाँ वही सुविधा मन वही समंजन क्षमता की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो याद रखना उम्र बढ़ने के साथ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको जरा दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। और अभी का जो हम लोग का फास्ट लाइफ है इससे तो भी बच्चा को भी ये होने लगा है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं फोन वगैरह से ज़्यादा दूर रहो, जितना ज़रूरत है उतना ही करो, लेक्चर वगैरह देखो, उससे ज़्यादा यूज मत करो फ़ोन का, क्योंकि फ़ोन थोड़ा खराब चीज़ है, आपको भी पता है। दूर रहोगे तो अच्छा है, बाकी फिजिकल एक्टिविटी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सफ़ेद प्रकाश का विक्षेपण होता है तब निम्न में कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकेगा? तो जामुनी सबसे ज़्यादा झुकेगा, याद रखना मेरी बात। अच्छा, तारे का जो टिमटिमाना है ये कारण क्या है बताओ? तो तारे का जो टिमटिमाना ये वायुमंडल का अपवर्तन के कारण होता है। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरणन है, तो याद रखना कोलाइड कण के कारण जो प्रकाश का परिकिरणन होता है ये बेसिकली ये जो फिनोमिनन है, ये जो प्रक्रिया, इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का क्या कारण है? तो याद रखना प्रकाश का परिकिरणन, क्या परिकिरणन, ठीक है, प्रकिरणन परिकिरणन जो भी है ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, एक एम्पियर विद्युत धारा है, तो एक एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है पहले आप लोग बताओ। सबसे पहली बात तो देखो विद्युत धारा जो होता है वो I बराबर में QT होता है, Q/T होता है, QT नहीं Q/T होता है, यानी कि धारा बराबर में चार्ज बटा समय होता है। अब आपको अगर ये धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है तो मैं इस I के जगह पे A लिख देता हूँ और
एम्पियर को ए से दिखाते, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। और आपको यहाँ पे 1A चाहिए, यानी कि 1 एम्पियर चाहिए। तो 1 एम्पियर कब होगा, जब Q का मान भी 1 हो और T का मान भी 1 हो। और Q किस में लिखा जाता है, चूंकि Q को कूलम में मापते हैं, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है, ऐसा मात्रक होता है, वो आपका कूलम होता है। और जो नीचे T है वो भी आपको 1 लेना, और चूंकि T जो सेकंड है माने समय है, इसका ऐसा मात्रक सेकंड होता है, इसीलिए 1 एम्पियर यानी कि 1A बनाने के लिए आपको 1 कूलम बटे में 1 सेकंड आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि 1 कूलम बटे सेकंड, ये नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। उसी प्रकार से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किसके बराबर होता है, याद रखना, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो वर्क डन अपन चार्ज के बराबर होता है, यानी कि किया गया कार्य बटे आवेश के बराबर होता है। 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। विभवांतर कैसा मात्रक, विभवांतर बोले विभव बोले, याद रखना वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। विभवांतर को भी भी से दिखाते हैं, उसका ऐसा मात्रक वोल्ट को भी भी से दिखाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट प्रश्न है 1 ओम बराबर है, अब देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग बताओ। तो मैंने याद रखा है V बराबर में IR, कोई बच्चा याद रखता है R बराबर में VI, जैसा भी आप लोग याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से R निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर में V बटा I हो जाएगा। आपको 1 ओम बनाना है, क्योंकि R यहाँ प्रतिरोध है, प्रतिरोध कैसा है, मतलब ओम होता है, जो कि एक इस प्रकार से हेडफोन से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 1 ओम बनाना है, ठीक है। तो प्रतिरोध का ओम होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे R के जगह पे 1 ओम लिख देता हूँ। और यहाँ पे 1 तभी बनेगा जब V और I का भी वैल्यू कितना हो, 1 हो। तो V का 1 वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपका देखा जाए तो अभी यहाँ पे विभवांतर है, तो विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर में I, यहाँ पे धारा है, धारा कैसा मतलब आपका एम्पियर होता है, इसलिए हो जाएगा 1A, यानी कि 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर जहां आपको दिख रहा है वही आपका 1 ओम प्रतिरोध बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा हुआ यहाँ पे कि यदि धातु के तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने पहले भी कराया हुआ है। तो जो तार का जो प्रतिरोध होता है, जो R होता है, वो जो लंबाई होता है, ठीक है, उसके समानुपाती होता है। यानी लंबाई बढ़ाओगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो लंबाई को अगर आप लोग 2L कर दोगे तो R भी तो 2 गुना हो जाएगा ना। अगर मान लो इसको आधा कर दोगे, लंबाई का जो तार का लंबाई को आधा कर दोगे तो ये R भी तो आधा हो जाएगा, यानी कि जो इसका हो जाएगा ये दुगना कर दो तो इसका दुगना हो जाएगा, बिना ऑप्शन कट हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताओ, यदि मैं तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को डबल कर दूं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। और याद रखना, जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप लोगों ने डबल किया हुआ है, तो ये क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ये सब मैंने पहले भी कराया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला एक बार दे देता हूँ। R बराबर में होता है रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। यहाँ पे रो बेसिकली तार की प्रकृति है कि वो सोना का है कि चांदी का है कि लोहा का है कि तांबा का है, ठीक है, कि एल्यूमिनियम का है, ठीक है। एल माने तार का यहाँ लंबाई है, और यहाँ ए बेसिकली अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि तार का कितना थिकनेस है, कितना मोटा है वो, ठीक है। यानी कि 2 mm का तार है कि 4 mm का तार है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता कैसे, बाबू प्रतिरोध नहीं पूछा है, प्रतिरोधकता पूछा है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि यहाँ पे R बराबर में रो इंटू एल बाई ए, तो ये जो रो है इसका यहाँ पे यूनिट होता है बेसिकली ओम मीटर, तो आपका ए नंबर ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। प्रतिरोधकता कैसा है, मतलब ओम मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब क्या होता है बाबू, तो याद रखना, जब भी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि अगर एक ही तार में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा जाए, तब उस टाइम पे जो प्रतिरोध में जितने भी इक्विपमेंट लगे होंगे या फिर जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे, सबका जो धारा का मान होगा, जो I का मान होगा, वो इक्वल होगा। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोधक की जो विद्युत धारा होगी वो परिपथ का जो कुल धारा होगा उसके समान होगा। समझ में आ गया मेरे बात, ठीक है। चीजें समझ में आ गई कि टोटल जो आपका कहीं भी किसी भी जगह पर आप लोग श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो कहीं भी जाकर चेक करोगे तो जो उसका धारा का मान होगा वो हर जगह पे समान रहेगा, ठीक है। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने करा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है बाबू साहब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।